आईआईटी की सीट ग्रैब करने के लिए आपको बेसिक सी प्रिपरेशन की एक ज़रूरत होती है। आपने 11, जैसे मैं अपनी प्रिपरेशन बताता हूँ, 11-12 की जो प्रिपरेशन है, आपने बेसिक एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करी, वो आप फॉलो करिए। उसके बाद आप अगर किसी कोचिंग प्रोग्राम में इंक्लूड होते हो या फिर आप किसी भी कोचिंग प्रोग्राम का मटेरियल उठाते हो, तो आप उस मटेरियल को ही पहले पूरा फोकस्ड होकर सॉल्व करिए। जैसे सेल्फ स्टडी से आजकल तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास स्मार्टफोन है मतलब उसका एक सही यूज़ कर सकते हैं आज के टाइम पे। यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब जेईई का पूरा कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पे, जहाँ से हम पढ़ सकते हैं अभी आज के टाइम पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद बीना। आज मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हूं और ये कानपुर का मंदना इलाका है जहां पर सुपर 100 एकेडमी है। यहां पर देश भर के बच्चे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर यहां पर इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए आते हैं। हर साल की तरह इस बार भी गेल उत्कर्ष एकेडमी का रिज़ल्ट 100% है, यानी कि यहाँ पर 100 में से 100 बच्चों ने जेईई मेंस क्वालिफाई किया है। और इस समय मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ उन बच्चों से जो सुपर 100 से निकलकर आईआईटी पहुँच चुके हैं। डेफिनेटली ये स्टोरी आपको बहुत मोटिवेट करने वाली है। इस समय मेरे साथ हैं प्रदीप बागरी, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एक छोटे से गांव से आते हैं। कैसे गांव से ये सफ़र, मध्य प्रदेश के गांव से शुरू हुआ सफ़र सुपर 100 एकेडमी पहुंचा और फिर ये सुपर 100 एकेडमी से कानपुर आईआईटी पहुंच चुके हैं। कैसी जर्नी रही है, क्या मुश्किलें आई हैं और किस डेडिकेशन के साथ इन्होंने उस ड्रीम को पूरा किया। प्रदीप, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बताइए, आईआईटी कानपुर में कैसा लग रहा है आपको? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम, अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। तो जैसे जैसे मतलब मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ को फॉलो किया कि ज़िंदगी में जब भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें उनको यूज़ करना है, उनका उपयोग करना है। तो मैं उन्हीं को फॉलो करते हुए अभी आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, आपकी कहानी बहुत बच्चों को मोटिवेट करने वाली है। आप मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एक छोटे से, क्या गांव का नाम है आपका? मेरे गांव का नाम मंटोला है। अच्छा, मंटोला गांव से कानपुर आईआईटी का सफ़र कैसे रहा? आप अपनी जर्नी बताइए, ये कहानी बहुत बच्चों को मोटिवेट करेगी। तो मैं भी सभी तरह मतलब जैसे मेरे गांव में आमतौर पर बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, मैंने अपनी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक की एजुकेशन प्राइमरी स्कूल से ही ली है। मेरे फादर का बैकग्राउंड फार्मर है और मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। तो मेरे फादर को आईआईटी जैसी चीज़ तो कुछ नहीं मालूम थी और ना ही मुझे कभी ऐसा मोटिवेशन था कि मुझे आगे जाके आईआईटी ही करना है। बट मेरे फादर को इतना मालूम था कि बच्चे को अगर एक बेसिक जो होता है, जो उसकी स्ट्रेंथ बनानी होती है, वहाँ पर मैंने अगर उसे अच्छा एजुकेशन दे दिया, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो आज की जनरेशन में शायद सारे पेरेंट्स को रहती है कि हमें बच्चे को जब वो छोटा रहता है तब उस टाइम से हमें कैसे उसे ट्रीट करना है, कैसे उसे पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो मेरे फादर और मेरी मदर ने शायद उन्हीं प्रोसेस को फॉलो किया और मेरे फादर ने मुझे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम की 4th-5th स्टैंडर्ड पे तैयारी करवाई और 5th स्टैंडर्ड में मैंने जेएनवी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। उसके बाद मेरा जेएनवी में एडमिशन हो गया। 6 से लेकर 12 तक काफ़ी मतलब मुझे जेएनवी का जो रूटीन होता है वो मतलब आपका पूरा टाइम कहीं भी यूटिलाइज़ होता है, पूरा टाइम आपका कोई भी टाइम बर्बाद नहीं जाता। तो उस रूटीन को फॉलो करते हुए मैं धीरे धीरे अपने आप में जितने ज़्यादा डेवलपमेंट करता गया। 10th क्लास ऐसा फेज़ था जब मैंने 10th मेरा बोर्ड था, उस टाइम पे 10th को बोर्ड कर दिया गया था, हम लोगों के बैच से स्टार्ट किया गया था। तो 10th बोर्ड से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन थोड़ा तेज़ कर दी, मतलब लाइक एकेड्स में मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया। 10th क्लास का जब रिजल्ट आया तो उस टाइम पे मैं अपनी क्लास का 3rd रैंक होल्डर था। तो उस टाइम से थोड़ा मोटिवेशन आया। मेरे एक टीचर का भी मुझे फ़ोन आया, टीचर का नाम बीके तिवारी सर था, अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं, हिंदी टीचर थे, अभी छतरपुर में। तो उन्होंने मुझे कहा कि प्रदीप तू जेईई की तैयारी कर। तो मैंने भी बोला कि अच्छा जेईई की तैयारी करता। मुझे जेईई कुछ भी नहीं मालूम था, मुझे जेईई के बारे में। मैंने थोड़ा सा जांचा परखा, मैंने यूट्यूब देखा, मैंने जाना कि जेईई क्या होता है। फिर मैंने पापा से बात करी कि पापा जेईई कर लेता हूँ मैं। तो पापा आपके क्या करते हैं? तो पापा मेरे फार्मर थे। अब उसका फ़ीस वगैरह बहुत हाई था, मुझे पता नहीं था कि मेरे फाइनेंशियली मुझे इतना सपोर्ट मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो पापा ने कहा कि मेरे भैया भी नवोदय से ही पढ़े हुए हैं, तो पापा ने कहा कि भैया ने 12th नवोदय से ही कंप्लीट करी है तो तुम भी नवोदय से ही 12th कंप्लीट कर लो। मैंने कहा जेईई क्यों नहीं कर सकते, सर कह रहे हैं जेईई कर लो। बोले कि जेईई करने में अगर एस्टिमेट एक बार किया जाए अमाउंट तो अराउंड तुम्हारा 2 साल का 4 लाख 5 लाख इतना पहुँच जाएगा, मैक्स टू मैक्स देखा जाए। तो इतने तो कैपेबल हम नहीं हैं कि भाई। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं 11th-12th नवोदय से करता हूँ। 11th-12th मैंने फिर से फोकस किया, लेकिन मेरे भैया ने एक मुझे मोटिवेशन दिया था कि सपोज़ अगर तुमने 12th में बहुत अच्छा करके आते हो तो तुम्हें हम ड्रॉप ईयर की तैयारी करवाएंगे, हमसे जितना भी बन पड़ेगा हम करवाएंगे। तो उसी मोटिवेशन को लेकर मैं फिर आगे बढ़ा। 11th मेरा थोड़ा सा ठीक ठाक रहा। 12th मैंने फिर से बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर दिया।
तो वहाँ से थोड़ा सा और मोटिवेशन आया कि ठीक है, मैंने स्कूल में अच्छा किया है। टीचर्स ने भी बोला, बात करी टीचर से भी, उन्होंने भी बोला। फिर उसके बाद मेरे नवोदय से ही एक 2018 बैच पास आउट थे, एक सीनियर सत्यम सोनी, उन्होंने इसी संस्थान से पढ़ाई करी थी, गेल उत्कर सुपर 100 से, और उन्होंने NIT राउरकेला में एडमिशन लिया था। तो थोड़ा उनसे बात करी, उनसे पता चला सुपर 100 एग्ज़ाम के बारे में। तो फिर मैंने यहाँ का रिटन एग्ज़ाम दिया, जो स्कूल लेवल पे ही होता है। गेल के टीम से कोई ना कोई मेंबर हम लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने आते हैं, तो स्कूल लेवल पे वो एग्ज़ाम हुआ, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया। फिर हम लोग इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरे, और इंटरव्यू प्रोसेस के बाद मेरा इधर सिलेक्शन हो गया। तब तक मुझे कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम की कोई जानकारी नहीं थी। इवन मैं दक्षिणा का एक नवोदय विद्यालय की तरफ से होता है, जो दक्षिणा का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बाद अगर बच्चे उधर सेलेक्ट हो जाते हैं तो दक्षिणा में भी एक कैंपस होता है जहाँ पर हमें JEE की प्रिपरेशन कराई थी, JEE और नीट की। उन एग्ज़ाम्स को भी मैंने दिया था, मेरा नाम मतलब मैं नॉमिनेट हुआ था वो एग्ज़ाम देने के लिए, बट मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता था। तो मैंने बस शायद टिक ज़्यादा कर दिए, और मतलब माइनस मार्किंग सब चीज़ों का कभी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, जब अब वो कोविड का फेज़ स्टार्ट हो चुका था, हम लोग की जो कोचिंग थी इनिशियली ऑनलाइन स्टार्ट हुई। तो ऑनलाइन भी स्टार्टिंग हम लोग की अराउंड 1 मंथ कोचिंग ऑनलाइन चली। तो अराउंड 1 मंथ में मुझे तब भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि तुम्हें कैसे। अच्छा, मैं लाइफ में किन चीज़ों को फॉलो करता था कि 10th जैसे एग्ज़ाम, तो जैसे सीनियर मेरे ऊपर थे, तो मैं उनसे जब बातें करता था तो वो कहते बोर्ड एग्ज़ाम कठिन होते हैं, फिर 12th बोर्ड में 12th आओ तो पता चलेगा, ऐसे ऐसे चलता था। तो अब लाइफ में मैंने 10th भी क्रॉस किया, 12th भी क्रॉस किया, तब मुझे ये समझ में आया कि यार अच्छा, तुम हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे तो चीज़ें कर लोगे अच्छी। तो अब JEE का लेकिन थोड़ा सिनेरियो चेंज है, मतलब JEE एक बहुत ब्रॉड चीज़ है। तो जब मैं JEE वाले फेज़ में आया तो मुझे तब तक तो रियलाइजेशन नहीं हुआ जब तक मैं ऑनलाइन में रहा। 1 मंथ के बाद यहाँ कोचिंग ऑफलाइन हो गई। मतलब बहुत लकी हूँ कि मतलब उस कोविड के टाइम पे भी मुझे यहाँ बुला लिया गया। तो यहाँ बुला लिया गया, उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन, तब सर ने बोला कि अभी आप लोग जो कुछ भी हो, आप सोच रहे हो कि मैं कितना भी स्मार्ट हूँ, कितना भी टैलेंटेड हूँ, अभी आप अपने आप को शून्य समझो और शून्य से तुम्हें ऊपर जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उस चीज़ को फॉलो किया। अच्छा, जब यहाँ मुझे सारा सिलेबस स्टार्ट किया गया, पढ़ाया जाने लगा, जब मैंने प्रॉब्लम्स किए, मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई, लगा कि अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। स्टार्टिंग के जो एग्ज़ाम हुए उनमें बहुत कम नंबर भी आए। तो मैंने सोचा कि यार, मतलब स्कूल टाइम पे अपना ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है ना कि स्कूल टाइम पे मेरा 50 में 40 प्लस स्कोर आ रहा है, 100 में 80-90 प्लस स्कोर आ रहा है, तो यहाँ भी मेरा स्कोर हाई होगा। बट वो 360 के एग्ज़ाम में आधे % भी नहीं आ रहे मेरे, 50% भी मैं स्कोर नहीं कर रहा। तो इस चीज़ का मुझे बहुत दुख हुआ स्टार्टिंग में। अच्छा, मैंने अपने जो भी मेरे अगल बगल जो भी लोग थे, मेरे साथी थे, उनका मैंने रिजल्ट नहीं देखा और मैंने नहीं फील किया कि वो क्या स्कोर कर रहे हैं। बट जब एक बार रैंक लिस्ट लगी तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अच्छा, मैं भी मतलब बीच में हूँ। अच्छा। मेरे से भी कुछ ऊपर लोग हैं, मेरे से भी कुछ नीचे में। आई गेस मेरी रैंक शायद 52nd थी 100 लोगों में से। तो वहाँ से रियलाइजेशन हुआ, और वहाँ से थोड़ा सा मतलब पेरेंट्स से भी बात करी, मम्मी से बात करी, पापा से बात करी, भैया से बात करी। भैया भी मेरे अभी BCom कर रहे थे, DU से ही कर रहे थे, DU से ही उन्होंने MCom भी किया है। तो उनसे बात करी, उन्होंने भी थोड़ा मोटिवेट किया, और मैं फिर से अपने उस पर लग गया। और फिर थोड़ा मतलब देव सर का मैं मतलब बहुत थैंकफुल हूँ कि देव सर मतलब जिस टाइम पे बच्चे को जैसा मोटिवेशन चाहिए वो उस तरह मोटिवेशन दे। अच्छा, आपकी क्या रैंक थी JEE एडवांस में? JEE एडवांस में मेरी कैटेगरी रैंक 1017 थी। अच्छा। हाँ। फिर आपने कानपुर IIT चूज़ किया या और भी आपके पास ऑप्शन थे? मेरे पास अगर मैं निचली IITs में जाता तो थोड़ा मेरी ब्रांच और ऊपर जा सकती थी, अगर मैं और ऊपर IITs में जाता थोड़ी ब्रांच नीचे जा सकती थी। कानपुर एरिया वाइज भी मतलब मेरे जो घर से डिस्टेंस है वो भी पास है, और IIT भी अच्छी है। अभी क्या ब्रांच है आपकी? मेरी केमिकल इंजीनियरिंग है। मुझे गुवाहाटी में मैकेनिकल मिल रही थी, बट मैकेनिकल मेरी चॉइस नहीं थी, तो फिर मैंने केमिकल लिया। अच्छा, ये बताओ प्रदीप, जैसे कि आपने कहा कि आप पन्ना के एक छोटे से गांव से आए, फिर आप सुपर 100 पहुंचे, तो आप स्टार्टिंग में आपके पिता ने कहा, आपके पिता किसान, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इतनी JEE के लिए प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग के लिए इतनी फ़ीस हम नहीं दे पाएंगे आपको। तो जब आप इतना सारा सफ़र, मतलब नवोदय में पढ़ना, नवोदय में भी फ़ीस नहीं पड़ती है, फिर आप सुपर 100 में आए, यहाँ भी फ़ीस नहीं पड़ती है, और आपको IIT जैसा संस्थान मिला है, वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो प्राइवेट कोचिंग, मतलब प्राइवेट हाँ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से तो कुछ भी फ़ीस वहाँ नहीं होती है। तो इस पूरे सफ़र में आप, जो तमाम बच्चे आपको सुन रहे हैं, क्या आप ये महसूस करते हैं कि जो फाइनेंशियल हर्डल्स होते हैं या और भी तमाम तरह की जो बाधाएं होती हैं कि आपके पिता किसान, ऐसा नहीं होता कि किसान का बेटा किसान ही बने, किसान का बेटा भी इंजीनियर बन सकता है, वो IIT में पहुंच सकता है। तो ये कहीं आपको ऐसा कभी लगा कि अरे ये मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या मैं तो ऐसी जगह से आता हूँ, मैं कहाँ IIT में जाऊँ, कभी ऐसा डिप्रेसिंग पॉइंट या कभी ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है?
मैम देखिए, मुझे ऐसा लाइफ में कभी नहीं लगा कि मुझे फाइनेंशियल नीड हेल्प की वजह से या फिर फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से मैं अपने जो मेरे लक्ष्य थे, जो मेरे एम थे, उन्हें मैं अचीव नहीं कर पाया। अगर मैं उठा लूँ तो मैं 5th तक का एजुकेशन प्राइमरी में निकला, वहाँ मैंने फ्री एजुकेशन ली। नवोदय का पूरा 7 साल का मेरा एजुकेशन फ्री निकला। उसके बाद मैं सुपर 100 कोचिंग प्रोग्राम में आया, वहाँ भी ये भी फ्री था। अभी मैं IIT में पढ़ रहा हूँ, वहाँ भी कई सारी स्कॉलरशिप्स वगैरह से मेरी फीस वगैरह सब सबमिट हो जाती है। ट्यूशन फीस मेरी लग नहीं रही। तो लाइफ में मतलब मुझे कभी फाइनेंशियल, लेकिन हाँ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कभी लगता है कि फाइनेंशियल जो एक हेल्प होती है वो होनी चाहिए, उसकी वजह से मेरी सारी चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पा रही, तो ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ का सही से यूज़ कर रहे हो, उसके लिए आपको होना चाहिए सबसे पहला आपका हार्ड वर्क, आपको आपका काम के प्रति लॉयल्टी, आपका डिसिप्लिन, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप इन चीज़ों पे फोकस्ड हो, आप अपने लक्ष्य पे केंद्रित हो, तो लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। आप बस उनका यूज़ करना सीखो, उन्हें ढूंढो, उन्हें पकड़ो और उनका यूज़ करो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है प्रदीप की स्टोरी बहुत बच्चों को मोटिवेट करेगी। अगर देखें तो प्राइमरी से लेके अभी तक आप एकदम फ्री पढ़ रहे हैं और कानपुर IIT जैसे देश का जाना माना संस्थान, टॉप इंस्टीट्यूशन में आता है, वहाँ पढ़ना, और कोई वाकई में कोई आर्थिक प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। अगर आप मेहनत करते हैं, डेडिकेटेड हैं, आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते, तो आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। अच्छा, आपके बगल में एक और स्टूडेंट बैठे हैं, मैं इनकी भी जानना चाहूँगी कि आप कहाँ से आए हैं और क्या आपकी स्टोरी है और कैसे आप सुपर 100 पहुंचे। जी, आप पहले बताएं आपका नाम क्या है, आप कहां से आए और अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक छोटे से गांव फजलपुर से आया हूं। मेरे पापा एक फार्मर हैं और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ हैं। तो आप कानपुर IIT में हैं? हाँ, मैं क्या ब्रांच है, क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है मेरा। अच्छा, क्या बीटेक का कौन सा ईयर है आपका? मेरा 2nd ईयर स्टूडेंट हूँ। तो आप अपनी जर्नी बताएं, आप अलीगढ़ से कैसे फिर आप सुपर 100 पहुंचे, सुपर 100 से फिर आप IIT पहुंचे, क्या जर्नी रही है आपकी? मैंने मतलब स्टार्टिंग 5th क्लास तक की एजुकेशन अपने पास के गाँव से की थी और उसके बाद मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने 10th तक की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय अलीगढ़ से की है और मैंने मतलब कुछ मेडिकल कारणों की वजह से मुझे नवोदय विद्यालय छोड़ना पड़ा था 11th क्लास में। तो उसके बाद मैंने 11th 12th प्राइवेट स्कूल से की थी और मैं जब 12th क्लास के एग्ज़ाम दे दिए थे और कोविड चल रहा था, तब मेरे स्कूल के एक सीनियर थे विवेक कुमार, तो मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे गेल उत्कर्ष सुपर 100 के बारे में बताया, तो मैंने उनसे जानकारी ली और फिर ये इसका टेस्ट दिया, इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू गुजरा, तो मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद हमारी गेल उत्कर्ष सुपर 100 की जर्नी स्टार्ट हुई और हम यहाँ पे करीब अक्टूबर में आए थे। अक्टूबर के लास्ट वीक में यहाँ पे ऑफलाइन हुआ था। यहाँ पे मतलब काफ़ी पारिवारिक माहौल था, मतलब सभी 100 बच्चे, एक ही टारगेट था, सिर्फ IIT जाना है सभी को, और काफ़ी मोटिवेटेड रहते थे। और मतलब कैसी भी ज़रूरत है, जैसे हमको कभी भी हम डिप्रेशन फील कर रहे हैं तो हम यहाँ पे किसी के पास भी जा सकते हैं, जैसे देव सर के पास जा सकते हैं, गोमती सर हैं अपने। अच्छा, ये बताइए कि जो JEE एडवांस क्लियर करने, भाई आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपकी कमांड होनी चाहिए, कैसे कुछ पढ़ाई के टिप्स बताइए, फिर मैं आप प्रदीप से भी पूछूंगी। हाँ, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मतलब हाँ बेसिक कमांड तो होनी चाहिए। जैसे फिजिक्स में मैंने मतलब बेसिक के लिए HC वर्मा सॉल्व की थी। अच्छा। हाँ, और जो मतलब यहाँ पे CSRL का जो स्टडी मटेरियल था वो सॉल्व किया था सिर्फ। और केमिस्ट्री के लिए स्टडी मटेरियल और मतलब वही कि जो अलग से सर DPP दे देते थे कभी कभी हमको सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व किया है। और मैथ्स के लिए सर मतलब एक सीट लाते थे, आलम सर थे हमारे टाइम पे, उसके बाद मतलब सुधांशु सर आए तो एक सीट प्रोवाइड कर देते थे और जो गेल उत्कर्ष सुपर 100 का स्टडी मटेरियल वो सॉल्व करते थे हम। अच्छा, सेल्फ स्टडी आप बताइए, बहुत सारे बच्चे जो सुपर 100 में नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 100 सीट्स हैं, तो आप बताओ जो बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे, दूर दराज के इलाकों में हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ने में बहुत ऐसे होशियार हैं, उनकी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बहुत अच्छी है, सेल्फ स्टडी से कैसे पढ़ सकते, कोई आप उनको तरीका बता सकते हैं? प्रदीप आप बताएं। जैसे सेल्फ स्टडी से आजकल तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, मतलब उसका एक सही यूज़ कर सकते हैं। आज के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब JEE का पूरा कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पे, जहाँ से हम पढ़ सकते हैं अभी आज के टाइम पे। अच्छा, प्रदीप आपको भी लगता है सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं? हमें अगर हम सोच रहे हैं कि हम सेल्फ स्टडी, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले आपका ज़रूरी है कि आपका मोटिवेशन आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए आगे जा रहे हो। आप फोकस रहना चाहिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब और भी जितने भी आपके पास जो भी हैं सॉफ्टवेयर्स हैं, जहाँ से भी आप पढ़ पा रहे हो,
ये हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप उन डिस्ट्रैक्शन से बच पा रहे हो तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। अच्छा, मैं खुद 1 साल कोचिंग प्रोग्राम का हिस्सा रहा हूँ, तो मेरा कभी भी मतलब ये मकसद नहीं रहा कि मैं बहुत हायर रैंक अचीव करके जाऊँगा, या फिर मेरा एक ही मकसद था कि मुझे IIT की सीट ग्रैब करनी है। तो IIT की सीट ग्रैब करने के लिए आपको बेसिक सी प्रिपरेशन की एक ज़रूरत होती है। आपने 11, जैसे मैं अपनी प्रिपरेशन बताता हूँ, 11-12 की जो प्रिपरेशन है, आपने बेसिक NCERT बुक्स फॉलो करी, वो आप फॉलो करिए। उसके बाद आप अगर किसी कोचिंग प्रोग्राम में इंक्लूड होते हो, या फिर आप किसी भी कोचिंग प्रोग्राम का मटेरियल उठाते हो, तो आप उस मटेरियल को ही पहले पूरा फोकस्ड होकर सॉल्व करिए। आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैं ये वाली बुक लगा लूँ, वो वाली बुक लगा लूँ। कई बार आप उसके चक्कर में आप अपना बेसिक जो पाथ होता है ना, वो भूल जाते हो। तो अगर आप एक बार मटेरियल कवर कर रहे हो और बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हो, अगर आपका वो टाइम पर खत्म हो जा रहा है, टाइम के पहले खत्म हो जा रहा है, तो अगर आपके पास समय है तो आप वो लगाइए। मैंने अपनी 1 साल की प्रिपरेशन में यही सीखा है। मुझे जो मटेरियल यहाँ प्रोवाइड CSRL का करवाया जाता था, मैंने उस मटेरियल को फॉलो किया है और उसी मटेरियल से मैं आज IIT में हूँ। मतलब आप कह रहे हैं ये नहीं कि डिफरेंट बुक्स आप प्रेस्क्राइब कर लिए, जो मटेरियल उस पे फोकस करें। मतलब मेरा मानना ये है कि जब तक आप उस मटेरियल को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने उस मटेरियल को कंप्लीट नहीं किया, मैं ये वाली बुक लगाऊंगा पहले, मैं वो वाली बुक लगाऊंगा, तो फिर ये सही पाथ नहीं है। आप पहले अगर उस मटेरियल को कवर कर लीजिए, आप टाइमली कर लीजिए। अगर आपको बेहतर आता है तो आप पहले कर लीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। तो मेरा ये मानना है। अच्छा, पूरी जेई मेंस और जेई एडवांस की पूरी जर्नी में, प्रिपरेशन में, एक तो होता है कि भैया अच्छे टीचर मिलना चाहिए जो आपको सही गाइडेंस दे, एक तो ये फैक्टर हुआ। दूसरा जो सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ स्टडी है, वो कितना महत्वपूर्ण, कितना रोल अदा करता है? सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ स्टडी का भी बहुत ज़्यादा महत्व है जेई की प्रिपरेशन में। हम सेल्फ मोटिवेशन, हम कई बार ऐसे देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, हम डाउन होते हैं, फिर हमारा दूसरा एग्ज़ाम होता है, हम उसमें अप होते हैं, तीसरे एग्ज़ाम में और डाउन होते हैं, पता चले चौथे एग्ज़ाम में और डाउन हो गए। तो निरंतर हमें अप्स डाउन मिलते रहते हैं, बट हम ये खुद रियलाइज़ करते हैं, क्योंकि हम किसी से भी गाइडेंस ले जाएंगे, सामने वाला आदमी हमें यही कहेगा कि ये अभी तो ये वाला टेस्ट है, अगले टेस्ट में और अच्छा करोगे, ये करोगे। तो ये रियलाइजेशन तो हमें सब देंगे, सब हमें यही सजेस्ट करेंगे कि ऐसा करोगे, ऐसा करोगे। अगर ये चीज़ हमारे अंदर खुद से हमारी इनर फीलिंग नहीं आ रही कि हाँ भाई इस बार मैंने ये गलती करी, हमें सबसे ज़रूरी होता है कि हमें एनालिसिस करना होता है। अगर हम अपनी पेपर्स को और जो भी हमारी गलतियां हैं, अगर हम उनका एनालिसिस बहुत तरीके से करें और उन पे इम्प्रूवमेंट के लाने के लिए जो भी इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं, तो हम निश्चित तौर पे हमारा सेल्फ मोटिवेशन अपने आप में डेवलप होगा और हम अच्छा करके आएंगे और हमारे निरंतर जो अप से शायद अप्स ही प्रोसेस में चलता रहे। चलिए, तो देखिए आप जो है, ये बताइए, आप अपने गाँव के पहले IITian हैं। यस मैम। तो आप बताइए, एक होता है ना कि गेल ने आपको एक रास्ता दिखाया, इतनी सारी आपकी पढ़ाई का खर्च उठाया आपके लिए भी, क्या अब आपका क्या प्लान है? आप BTech करेंगे, MTech करेंगे, और कैसे सोसाइटी को होता है ना गिव बैक करना है? तो लाइक जैसे मैं गांव से पहला IITian हूँ। इवन अभी मेरे गांव में बहुत सारे लोग, अगर मैं बता दूं कि मैं IITian हूँ, तो उन्हें ये भी नहीं पता कि IITian क्या है। वो समझते हैं कि मैं वो हूँ, क्या बोलते हैं, ITI हूँ। अच्छा, ITI मैंने निकाल रखा। मतलब वो IIT और ITI में डिफरेंस नहीं समझते? तो ठीक है, अभी मतलब उनके लिए हो सकता है उनके स्कोप से बाहर है वो चीज़, तो उसके लिए। और सोसाइटी को पे बैक, जैसे मेरी आप पूरी जर्नी में अभी बता चुका हूँ, तो मैं हमेशा मतलब सोसाइटी ने मेरी हेल्प करी है और उससे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो निश्चित तौर पे मैं आगे जाके, मैं जब भी लाइफ में सक्सेस कुछ अचीव करूँगा और सोसाइटी को पे करने के एबिलिटी मेरे अंदर आ जाएगी, तो मैं सोसाइटी को जरूर रीपे करना चाहूँगा और मैं जो भी ग्रामीण प्रतिभावान ऐसे ही बच्चों की मदद करना चाहेंगे, उन बच्चों को मैं जरूर ऊपर उठाना चाहूँगा। ओके, थैंक यू। तो देखिए, ये 2 स्टूडेंट, प्रदीप और कुलदीप, देखिए 2 ये स्टूडेंट हैं जो दोनों के पिता किसान हैं, यानी किसान के बेटे अब IIT पहुंच चुके हैं। और डेफिनेटली जैसे उन्होंने कहा कि समाज के सहयोग, सरकारी स्कूल में पढ़े, हिंदी मीडियम से पढ़े और प्रिपरेशन भी इनकी यहाँ पर गेल में फ्री में हुई और इसके बाद भी IIT पहुँच गए। यानी आर्थिक दिक्कतें कहीं कोई आपके लिए रुकावट नहीं बनती। जैसे कि प्रदीप ने, कुलदीप ने पढ़ाई का तरीका बताया कि आप सेल्फ मोटिवेट हैं, अगर आप अपनी तीनों जो विषय हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में फोकस कर रहे हैं और 11th और 12th में अगर आपने NCERT की बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो डेफिनेटली आप भी IIT पहुंच सकते हैं, आपका भी ये सपना पूरा हो सकता है। मुझे उम्मीद है इन दोनों स्टूडेंट्स की कहानी आपको बहुत मोटिवेट करेगी। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।